नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो में राजस्थान सेवा नियम के पार्ट फर्स्ट के अध्याय 2 के नियम 7 में जो परिभाषाएं परिभाषित की गई है उनके बारे में आपको समझा रहा था। तो उसमें मैंने काफ़ी हद तक परिभाषाएं समझा दी थी। बाकी जो परिभाषाएं जो बची है उसको आज अपन इसमें डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में। तो 7-13 तक अपन ने पहले देख ली थी परिभाषाएं। अब 7-14 है पदभार ग्रहण काल, मतलब ज्वाइनिंग टाइम। तो एक राज्य कर्मचारी को नए पद का कार्यभार ग्रहण करने के उद्देश्य से पूर्व पदस्थापन के स्थल से नवीन पदस्थापन स्थल तक यात्रा के लिए स्वीकृत किया गया समय पदभार ग्रहण काल कहलाता है। मतलब किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र हो गया हो नई जगह पे, तो पुराने ऑफिस से नए ऑफिस में जाने तक का जो टाइम लगेगा उसको ज्वाइन करने के लिए उसको ज्वाइनिंग टाइम कहते हैं। फिर है 7-15 अवकाश, मतलब लीव। तो अवकाश शब्द में उपार्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, रूपांतरित अवकाश, विशेष योग्यता अवकाश, अध्ययन अवकाश, पितृत्व अवकाश, प्रसूति अवकाश, अस्पताल अवकाश, अदैव अवकाश एवं असाधारण अवकाश सम्मिलित है। तो ये जो अवकाश है, जैसे अपन ने अवकाश पहले भी पढ़ा था, लेकिन वो हॉलीडे था, ये लीव है। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना, इस चीज़ को आप इंग्लिश वाले वर्जन से ही क्लियर कर पाओगे, लीव है या हॉलीडे। तो ये अवकाश जो है, ये इतने सारे अवकाश हैं, इसमें यही अवकाश शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस अवकाश में कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश जो है वो शामिल नहीं होता है, वो अवकाश की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आकस्मिक अवकाश यानी अवकाश की श्रेणी में नहीं आता है। फिर 7-16 है अवकाश वेतन, मतलब लीव सैलरी। लीव सैलरी क्या होती है, तो वो जैसे देखने से ही लग रहा है कि जब कोई कर्मचारी अवकाश पर रहेगा तो उसको जो वेतन मिलेगा वो लीव सैलरी कहलाती है। तो अवकाश वेतन से आज से अवकाश अवधि में प्राप्त मासिक राशि से है, जो उसको मंथली जो राशि मिलेगी वो अवकाश वेतन कहलाएगा। फिर 7-17 है पदाधिकार, मतलब लियन। तो लियन क्या होता है, तो किसी कर्मचारी द्वारा एक स्थायी पद को धारण करने का अधिकार पदाधिकार कहलाता है। मतलब किसी स्थायी पद पर उसको नियुक्त किया जाता है तो उसका अधिकार बन जाता है उसको धारण करने का, तो उसको पदाधिकार कहते हैं। फिर 7-18 है स्थानीय निधि, मतलब लोकल फंड। तो स्थानीय निधि स्थानीय निकाय द्वारा अर्जित राजस्व कहलाती है। यानी लोकल बॉडीज जो होती तो उनके पास जो रेवेन्यू आता है वो स्थानीय निधि यानी लोकल फंड कहलाता है। इसके अलावा राज्यपाल किसी निकाय की निधि को स्थानीय निधि घोषित कर सकता है। मतलब किसी भी और निकाय की जो निधि होगी उसको राज्यपाल कभी भी उसको स्थानीय निधि घोषित कर सकता है, ये उसके पास पावर होती है। फिर 7-19 है मंत्रालयिक कर्मचारी, मतलब मिनिस्ट्रियल सर्विस। तो मंत्रालयिक कर्मचारी या मिनिस्ट्रियल सर्विस क्या होती है, तो मंत्रालयिक कर्मचारी अधीनस्थ सेवा के वे कार्मिक होते हैं जिनकी सेवाएं पूर्णतः क्लरिकल प्रकृति की होती है। मतलब जैसे क्लर्क, सीनियर क्लर्क वगैरह जो होते हैं उनको अपन मंत्रालय की सेवा में मानते हैं। फिर 7-20 है माह मंथ। तो माह से तात्पर्य एक कैलेंडर माह से है, मतलब एक कैलेंडर मंथ जो होगा उसको माह बोलते हैं। तो और जैसे अपन को कोई दिनों की गणना करनी होगी तो उसमें सबसे पहले अपने वो माह को काउंट करना है, उसके पश्चात दिनों की संख्या को लिखा जाता है। इस हिसाब से ये काउंटिंग होती है आरएसआर में। फिर 7-21 जो है उसको हटा दिया है, डिलीट कर दिया है, यानी विलोपित कर दिया है। फिर 7-22 है स्थायी कर्मचारी, मतलब परमानेंट एम्प्लॉय। तो परमानेंट एम्प्लॉय कौन होगा, स्थायी कर्मचारी वे राज्य कर्मचारी है जो स्थायी पद पर नियमित यानी स्थायी रूप से नियुक्त हो अथवा जिनका किसी स्थायी पद पर पदाधिकार यानी लियन होता है, तो वो स्थायी कर्मचारी कहलाते हैं। फिर 7-23 है स्थानापन्न या कार्यवाहक, ऑफिशिएट किसको कहते हैं, तो राज्य कर्मचारी जब ऐसे पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है जिस पर किसी अन्य कर्मचारी का पदाधिकार हो तो उसे उस पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करना कहा जाता है। मतलब किसी ऐसे पद पर उसको लगा दो जिस पर किसी और आदमी लगा हुआ हो, जिस पे उसका पदाधिकार बना हुआ हो, तो उस पर अगर किसी और व्यक्ति की नियुक्ति हो जाती है तो उसको स्थानापन्न अपन कहते हैं। फिर 7-24 है वेतन पे। वेतन से क्या मतलब होता है, तो वेतन में मूल वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन और राज्यपाल द्वारा समय समय पर घोषित अन्य भत्ते जो वेतन के भाग माने जाते हैं वो शामिल होते हैं। मतलब इसमें वेतन के अलावा, मूल वेतन के अलावा इसमें। और चिकित्सकों को जो NPA यानी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है या NCA यानी नॉन क्लिनिकल अलाउंस जो देते हैं वो भी वेतन का पार्ट मानते हैं। फिर शल्य चिकित्सक जो होता है, मतलब सर्जन जो होता है, उसको भी जो ग्रामीण भत्ता दिया जाता है वो भी वेतन का भाग माना जाता है। पुलिस विभाग में जो साक्षरता भत्ता देते हैं वो भी वेतन का अपन पार्ट मानते हैं। फिर 7-25 है पेंशन। तो पेंशन शब्द में उपदान यानी ग्रेच्युटी और या
मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी मतलब डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लाभों को शामिल माना जाता है। मतलब पेंशन में ग्रेच्युटी और डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी भी इंक्लूड होती है। फिर 726 है स्थायी पद मतलब परमानेंट पोस्ट। परमानेंट पोस्ट क्या होती है? तो समय सीमा के बिना स्वीकृत किए गए पद जिनकी एक निश्चित वेतन श्रृंखला होती है स्थायी पद कहलाते हैं। इन पदों को किसी निश्चित अवधि के लिए स्वीकृत नहीं किया जाता। मतलब ये एक तरह से परमानेंट ही रहती है कि इनको किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए ही बनाया नहीं जाता कि उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी, जबकि ये परपेचुअल यानी अनंत चलती रहेगी, तो उनको स्थायी पद कहते हैं। फिर 727 है व्यक्तिगत वेतन यानी पर्सनल पे। तो व्यक्तिगत वेतन सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत वह अतिरिक्त वेतन है जो सावधि पद के अतिरिक्त किसी भी स्थायी पद पर कार्यरत कर्मचारी के मूल वेतन में कमी हो जाने के कारण उसको हुई हानि की क्षतिपूर्ति यानी उसकी पूर्ति के लिए स्वीकृत किया जाता है या अन्य व्यक्तिगत आधारों पर अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में स्वीकृत किया जाता है। मतलब उसको उसका वेतन तो मिलेगा ही, उसके अलावा कोई अतिरिक्त वेतन या अतिरिक्त राशि और कोई दी जाती है। वो किस लिए? कि उसके मूल वेतन में अगर कमी हो गई हो जिसकी वजह से उसकी जो मूल वेतन था वो कम हो गया हो, जो उसको मिलना चाहिए था उससे भी कम राशि मिल रही हो, तो जो डिफरेंस होगा उसको हानि की पूर्ति करने के लिए अपन उसको अतिरिक्त वेतन देंगे, उसको व्यक्तिगत वेतन कहते हैं। या कोई और अन्य व्यक्तिगत आधारों पर भी अपवाद स्वरूप मतलब ये एक्सेप्शनल होता है कि उसको मिलता है, तो उसको व्यक्तिगत वेतन की श्रेणी में रखा जाता है। फिर 728 है उपार्जित अवकाश यानी प्रिविलेज लीव। तो उपार्जित अवकाश का तात्पर्य ड्यूटी यानी कर्तव्य पर व्यतीत किए गए समय के आधार पर अर्जित होने वाले अवकाश से। मतलब ये ड्यूटी करने से आपको अर्जित होते हैं और इन्हें सामान्य बोलचाल में अपन पीएल भी कहते हैं। जैसे नॉर्मली अपन कहते हैं कितनी पीएल जुड़ गई भाई, तेरे पास कितनी पीएल पड़ी है, तो वो उपार्जित अवकाश ही होते हैं। फिर 729 है पद का परिकल्पित वेतन मतलब प्रिजम्पटिव पे ऑफ पोस्ट। मतलब किसी पद के लिए एक कर्मचारी का परिकल्पित वेतन वह वेतन होता है जो उस पद को स्थायी रूप से धारण करने पर प्राप्त करने का वह अधिकारी होता है। मतलब किसी ऐसे पद पर अगर उसको स्थायी रूप से ही लगा देते तब उसको क्या वेतन मिलता, उसको परिकल्पित वेतन बोलते हैं। फिर 730 है परिवीक्षा दिन मतलब प्रोबेशनर। तो परिवीक्षा दिन से तात्पर्य उस कर्मचारी से है जो किसी सेवा अथवा संवर्ग में स्थायी रूप से एक रिक्त पद पर अनंतिम रूप से मतलब प्रोविजनली नियुक्त किया गया हो। किसी व्यक्ति को किसी भी सेवा या संवर्ग में जो स्थायी रूप से कोई रिक्त पद हो उस पर अगर प्रोविजनली लगाया जाता है मतलब उसको फाइनली नहीं लगाया जाता है, तो उसको परिवीक्षा दिन कहते हैं। फिर 730 क है परिवीक्षा दिन प्रशिक्षणार्थी यानी प्रोबेशनर ट्रेनी। तो ये इसको देखो बाद में अलग से इंसर्ट किया गया है, ये बाद में, क्योंकि पहले परिवीक्षा दिन प्रशिक्षणार्थी की कोई डेफिनेशन नहीं थी। मतलब अब बीच में 2 साल का प्रोबेशन अपने को करना पड़ता है, तो ये बाद में टर्म जोड़ी गई है, इसलिए ये अलग से इसका रूल बना है। तो ये परिवीक्षा दिन प्रशिक्षणार्थी से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जो सीधी भर्ती द्वारा एक स्पष्ट रिक्त पद के विरुद्ध सेवा अथवा संवर्ग में स्थिर पारिश्रमिक पर 2 वर्ष या विस्तृत अवधि यदि कोई हो प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त किया जाता है। मतलब जैसे अपने को पता है कि अब जो भी वैकेंसी आती है उसमें सबसे पहले 2 साल का प्रोबेशन करना पड़ता है। तो जो सीधी भर्ती होगी डायरेक्ट जो वैकेंसी आती है पोस्टिंग जिसमें डायरेक्ट मिलती है उसमें कोई भी स्पष्ट रिक्ति होगी जो खाली पद होता उसके विरुद्ध अपन फिक्स रेमुनरेशन पर 2 साल या हो सकता है इसको बढ़ा भी दें बीच में, अगर आपने छुट्टियां वगैरह ज़्यादा ले ली हो या किसी और रीज़न से अगर ये बढ़ जाता है तो उस अवधि को प्रशिक्षण के रूप में उसको रखा जाता है, उसको फिक्स रेमुनरेशन मिलता है उस टाइम। तो ये परिवीक्षा दिन प्रशिक्षणार्थी कहलाते हैं। फिर 731 है विशेष वेतन मतलब स्पेशल पे। तो विशेष वेतन से आशय कर्मचारी को कठिन प्रकृति और अधिक उत्तरदायित्व के कार्य देने पर दे अतिरिक्त धनराशि से है। मतलब कि कोई कठिन प्रकृति का मतलब हार्ड ड्यूटी कोई उसको मिलती है या कोई अतिरिक्त दायित्व मिल जाता है उसको ड्यूटी का, तो उनके बदले जो उसको एक्स्ट्रा पे मिलती है उसको स्पेशल पे कहते हैं। फिर 732 है उच्च सेवा सुपीरियर सर्विस। तो उच्च सेवा क्या होती है? तो वो चतुर्थ श्रेणी सेवा को छोड़कर अन्य सभी सेवा उच्च सेवा होती है। तो RSR में 2 ही सेवा का वर्णन किया गया है, 2 ही कैटेगरियाँ होती है, एक तो उच्च सेवा एक चतुर्थ श्रेणी सेवा। तो चतुर्थ श्रेणी सेवा के अलावा जो भी सेवा होगी वो सभी उच्च सेवा की श्रेणी में आती है। फिर 733 है निर्वाह अनुदान सब्सिस्टेंस ग्रांट। मतलब एक सरकारी कर्मचारी जिसे वेतन या अवकाश वेतन नहीं दिया जा रहा हो को देय मासिक अनुदान या सहायता निर्वाह अनुदान कहलाती है। मतलब इसको कोई ना तो सैलरी मिल रही है ना कोई लीव सैलरी मिल रही है, तो मतलब एक तरह से उसको कोई भी भुगतान नहीं हो रहा है, तो उसको निर्वाह भुगतान का पेमेंट किया जाता है। जो मंथली राशि मिलेगी उसको निर्वाह अनुदान कहते हैं। जैसे कोई कर्मचारी निलंबित हो गया हो मतलब सस्पेंड हो गया हो तो उसको मिलने वाला जो मासिक अनुदान होगा उसको निर्वाह अनुदान कहेंगे। फिर 734 है मूल वेतन
सब्सटेंटिव पे मतलब मूल वेतन पद की मौलिकता के कारण प्राप्त होता है, मतलब उस पर आपको जैसे ही लगाएंगे उस पर जो भी बनता है उसका मूल वेतन वो आपको मिलेगा। फिर 734 ए है स्थायी नियुक्ति, सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट। तो एक राज्य कर्मचारी की स्थायी पद पर नियुक्ति जिस पर वह पदाधिकार अर्जित करता है स्थायी नियुक्ति कहलाती है। मतलब किसी भी पद पर उसको लगाते हैं और वो लियन अर्जित कर लेता है तो वो स्थायी नियुक्ति कहलाती है उसकी। तो अपनी जो प्रोबेशनर ट्रेनी होते हैं, मतलब अपनी जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट बनोगे तो उसके 2 साल का प्रोबेशन करने के बाद फिर आपको लियन मिलेगा उस पर, तो वो तब आपकी स्थायी नियुक्ति कहलाती है। फिर 735 है अस्थायी पद मतलब टेम्परेरी पोस्ट। तो अस्थायी पद ऐसे पद होते हैं जिनके सृजन की अवधि निश्चित होती है, अर्थात जिनको निश्चित समय अवधि के लिए स्वीकृत किया जाता है। जैसे स्थायी पद के लिए अपन ने बात की थी कि उनके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है कब तक वो उनको स्वीकृत किया गया, जबकि अस्थायी पद के लिए एक टाइम लिमिट पहले से फिक्स कर रखी होती है, 5 साल 10 साल इतने टाइम तक वो पद रहते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर 736 है सावधि पद यानी टेन्योर पोस्ट। तो सावधि पद उस प्रकार के स्थायी पद होते हैं जिस पर एक कर्मचारी को एक निश्चित अवधि के लिए लगाया जाता है, मतलब ये होते तो स्थायी पद हैं लेकिन किसी भी कर्मचारी को यहाँ लिमिटेड टाइम के लिए ही लगाते हैं, फिक्स जैसे 2 साल 3 साल, उसके बाद उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर 737 है समय वेतनमान मतलब टाइम स्केल ऑफ पे। तो समय वेतनमान वह वेतनमान है जो नियमों द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार समय समय पर दी जाने वाली देय वेतन वर्दियों के द्वारा न्यूनतम से अधिकतम की ओर चलता है। तो टाइम स्केल मतलब ये हो गया, ये मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ चलता है। फिर 738 है स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र। तो किसी कर्मचारी का एक स्थान से अन्य स्थान पर निम्नलिखित कारणों से किया जाने वाला पदस्थापन स्थानांतरण कहलाता है। मतलब किसी कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देते हैं, उसका जो पदस्थापन है वो चेंज कर देते हैं, तो वो किस वजह से, कि या तो नए पद का कार्यभार संभालने के लिए या उसके पद के मुख्यालय के स्थान में परिवर्तन के कारण अगर उसका पदस्थापन चेंज होता है तो वो स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र कहलाता है। फिर 739 है विश्रामकालीन विभाग मतलब वेकेशनल डिपार्टमेंट। तो मतलब विश्रामकालीन विभाग कौन से होते हैं, वो ऐसे विभाग होते हैं जहां निश्चित समय प्रतिवर्ष छुट्टियां रहती है, अर्थात विभाग में सेवारत कर्मचारियों को अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की छूट होती है। मतलब उस टाइम वो छुट्टियों पे रहते हैं, हालांकि उनकी जो सैलरी वगैरह है वो बनती है, वो ऑफिशियली छुट्टी पे रह सकते हैं। मतलब हर साल निश्चित समय तक, जैसे शिक्षा विभाग हो गया जिसमें गर्मियों की छुट्टियाँ सर्दियों की छुट्टियाँ आती है, जिला न्यायालय हो गया या उच्च न्यायालय हो गया, इसमें फिक्स टाइम के लिए हर साल छुट्टियाँ रहती है। फिर 740 है पेंशन के अयोग्य संस्थापन मतलब नॉन पेंशनेबल एस्टैब्लिशमेंट। तो पेंशन के अयोग्य संस्थापन वह संस्थापन होते हैं जिनका वेतन बजट में अधिकारियों का संवेतन और संस्थापन का संवेतन मद के अतिरिक्त किन्हीं अन्य बजट मदों जैसे कार्यालय व्यय यानी ऑफिस एक्सपेंडिचर या अन्य प्रभार मद से चुकाया जाता है। तो राजस्थान सेवा नियम में जो नियम 7 में परिभाषाएं दी रखी है सारी, वो अपनी यहाँ कवर हो गई है। उम्मीद करता हूँ मैंने जो ब्रीफ में आपको समझाया है वो लगभग क्लियर हो गया होगा और सारी परिभाषाएं अपन ने यहाँ कवर कर ली है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए चैप्टर 2 के परिभाषाओं से संबंधित जो भी MCQs बनेंगे, जो हो सकता है अपने एग्ज़ाम्स में आने योग्य क्वेश्चंस होंगे, उनके लिए आपको वीडियो बना कर दूंगा। तो तब तक के लिए प्लीज़ वेट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।